स्टार्ट कर। फर्स्ट हम लोग लास्ट टाइम के रिएक्शंस रिवाइज करेंगे। क्या किया था? एक फिंकलस्टीन, एक स्वार्ट्ज और एक सैंडमेयर। तो फिंकलस्टीन में पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताओ। फिंकलस्टीन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? RI। प्रोडक्ट बोला मैंने। फिंकलस्टीन में मैंने बोला था, फिंकलस्टीन के स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर F मतलब फिंकलस्टीन, और फिर सेकंड अपना I मतलब RI। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RI, मतलब अल्काइल आयोडाइड। पर देखना, F मतलब फिंकलस्टीन और उसके आगे दिया है I मतलब वो प्रोडक्ट होगा तुम लोग का RI। रिएक्टेंट में हम लोगों ने क्या यूज किया था? RCl या फिर RBr। यहाँ पे RI प्रिपेयर करना है, आयोडीन वाला प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब तुम लोग यहाँ पे ऐड करोगे आयोडीन। आयोडीन मतलब I और I के साथ में रहेगा Na, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड ऐड किया तो यहाँ पे लिखोगे एसीटोन। एसीटोन नहीं याद आया तो मिथेनॉल भी लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखना है। अगर दोनों भी लिखना है तो और करके लिखो, एंड करके नहीं लिखना है। एंड का मीनिंग मतलब दोनों भी एक साथ तुम लोग ऐड करोगे, और का मीनिंग एसीटोन या फिर ये ऐड करना है। अभी इसके बाद तुम लोग को पता है क्या करना है। यहाँ से रिमूव होगा Cl और यहाँ से रिमूव होगा Na, मतलब NaCl। Cl Na नहीं लिखना है, एग्जाम में तुम लोग लिखते हो Cl Na। याद रखो, पहले प्लस वाला फिर माइनस, मतलब NaCl प्रेसिपिटेट, डाउन एरो PPT वाला एरो। फिर अपना क्या बचेगा? RI। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना के दिखाना है RI, समझ लो। ये था फिंकलस्टीन रिएक्शन। अभी दूसरा किया था स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज में प्रोडक्ट क्या बनेगा? RF। FS बोला था, FS। S मतलब स्वार्ट्ज, और स्वार्ट्ज में बनेगा फ्लोराइड। फ्लोराइड मतलब बनेगा RF। इसमें भी जो रिएक्टेंट्स यूज किए थे वो सेम फिंकलस्टीन जैसे ही किए थे, RCl या फिर RBr। दोनों में से एक किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे फ्लोरीन ऐड करो। फ्लोरीन के साथ में तुम लोग ऐड करोगे Ag। अगर AgF या फिर कुछ SbF3 ऐसे ऐड किया तो यहाँ पे हीट। फिंकलस्टीन के रिएक्शन में एसीटोन लिखना था, इसमें सिर्फ हीट लिखना है। फिर यहाँ पे रिमूव होगा AgCl प्रेसिपिटेट और बनेगा RF। समझा? अभी ये जो है लिखते टाइम तुम लोग इसका स्पेसिफिक नाम मत लिखो। क्या लिखना है? मेटल फ्लोराइड्स। मेटल मतलब ये Ag और फ्लोराइड्स मतलब F। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि AgF की जगह पे हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, AsF3, SbF3, Hg2I2, सॉरी F2। इसके जगह पे तुम लोग ये यूज कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन देती हूँ, वो बता मुझे आंसर इसका। हाँ बताओ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ से क्या रिमूव होगा? Cl, ये पता है। यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया तो यहाँ से कौन आएगा अटैक करने के लिए? फ्लोरीन। मेटल नहीं येता कधी पण अटॅक करायला, तो नेगेटिव वाला होता है वो अटैक करने के लिए आता है। तो यहाँ पे कौन आएगा? फ्लोरीन। तो आंसर होगा ये। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और ये रिएक्शन का नाम क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। अरे सैंडमेयर कैसे आया? एनिलीन नहीं है ये,
स्वार्ट्स रिएक्शन नहीं, आप सॉरी, स्वार्ट्स रिएक्शन है, सैंडमेयर नहीं है। मैंने बोला ना यहाँ पे AgF की जगह पे SbF3 भी आ सकता है, AsF3 भी आ सकता है, Hg2F2 भी आ सकता है। याद रखो, अगर ये आया तो स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी नेक्स्ट किया था सैंडमेयर। सैंडमेयर का जो स्टार्टिंग था वो कहाँ से किया था हम लोगों ने? एनिलीन। एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है बेंजीन NH2। यहाँ पे गलती से भी 3 मत लिखो, NH2 2 फिर यहाँ पे क्या एरो के ऊपर क्या लिखा था? हाँ हाँ, मतलब NaNO2 और ये बगा Na कैपिटल N स्मॉल a और ये NO2 के साथ में HCl, NaNO2 ऐसे याद रखो, और 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे क्या लिखना है वो याद नहीं आया तो यहाँ से रिमूव करो। यहाँ से क्या रिमूव होगा? NaCl। रिमूव क्या होगा? NaCl। यहाँ पे ये NaCl गया, बचेगा क्या? HNO2। तो जो बचेगा वो यहाँ पे लिखना है। इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, ये होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और ये अपना एनिलीन। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाँ, N2 प्लस यानी Cl माइनस। ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो इस NH2 को कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस में, और प्लस के बाजू में माइनस चाहिए होता है तो यहाँ से माइनस वाला आएगा अपना Cl। इसका नाम हुआ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। फिर इसके बाद मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं ऐड करूंगी Cu2Cl2। फिर ये जो प्लस माइनस वाला पार्ट है वो हट जाएगा और इसकी जगह पे कौन आएगा प्रियंका? Cul का Cl येईल, Cl। मेटल कधी येत नाही, Cl। इथे अटॅक आपण हॅलोजन बनवतोय ना, तो अटैक कौन करेगा? हैलोजन। क्लोरोबेंजीन बनाना है मतलब अटैक करने के लिए कौन आएगा? क्लोरीन। अभी मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, मग इथे ऍड करायचं Cu2Br2। सांग प्रियंका, अटॅक करायला कोण येणार इथून? ब्रोमीन, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी Cui। सिर्फ I के केस में वो 2 नहीं है तो यहाँ पे आएगा इस यहाँ से अटैक करने के लिए I। तो ये था सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। आता नेक्स्ट आहे ये वाला रिएक्शन। व्हाट हैपेंस इफ टॉल्यूइन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन Fe डार्क? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझो और मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या यूज करोगे पहले? रिएक्टेंट मतलब पहले यहाँ पे एनिलीन कैसे लिखा था वैसे यहाँ पे क्या लोगे? टॉल्यूइन। यहाँ पे बोला है इफ टॉल्यूइन इज ट्रीटेड विथ, मतलब टॉल्यूइन का अगर रिएक्शन करोगे ब्रोमीन के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, बेंजीन अटैच टू CH3। अब ये टॉल्यूइन याद रखो, टॉल्यूइन अभी हर एक क्वेश्चन में आएगा। टॉल्यूइन टॉल्यूइन क्या होता है? बेंजीन अटैच टू CH3। इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अभी क्या बोला है? इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन, मतलब Br2। इन बोला है, इन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ, और जो इन प्रेजेंस ऑफ में आता है वो एरो के ऊपर लिखते हैं हम लोग, Fe डार्क। अब ये डार्क मतलब क्या? ये जो रिएक्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा, मतलब डार्क वाले रूम में रहेगा, जिधर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं आएगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे Fe ऐड किया है, Fe ऐड किया है मतलब FeBr3 ऐड किया है। FeBr3 सॉल्यूशन होता है ना, वो ऐड किया है, उसी से ये Br आया इधर। तो अभी याद रखो, यहाँ से अगर बेंजीन वाला कंपाउंड आया और उसके साथ ये रिएक्टेंट कुछ भी होने दो, यहाँ पे हमेशा 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो, एक बनेगा पैरा।
लक्षात ठेवा, अगर बेंजीन वाला ऐसे कंपाउंड आया, मोनो वाला, मोनो बेंजीन वाला, मोनो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो और दूसरा बनेगा पैरा। ऑर्थो मतलब 1-2 पोजीशन और बाजू बाजू वाला पोजीशन, और पैरा मतलब सामने सामने वाला पोजीशन 1-4। तो इसमें क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है वो 2 टाइम्स लिखोगे। ये टॉल्विन वाला स्ट्रक्चर 2 टाइम्स लिखना है। आता सांग, हरी अटॅक करायला कोण येणार इथून? Fe कसं येणार, Br। इथे बनवायचंच काय आपल्याला, हॅलोजन डेरिवेटिव्स बनाना है, मतलब अटैक करने के लिए आएगा कौन, हॅलोजन। चुकून पण CuNaFe लिहू नका। तो यहाँ से आएगा कौन अटैक करने के लिए, Br। अभी Br कहाँ पे अटैक करेगा, पहले ऑर्थो। ऑर्थो मतलब इसके बाजू वाला पोजीशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इधर अटैक किया तो भी बराबर है, इधर किया तो भी बराबर है। मग इथे येणार Br। आता इथे यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा। पैरा मतलब इसके अपोजिट वाला पोजीशन, इथे येणार Br। अभी हम लोग कभी भी दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर मतलब जो कम परसेंटेज में बनेगा और मेजर मतलब जो ज्यादा परसेंटेज में बनेगा। तो इसमें हमेशा याद रखो मेजर कौन रहेगा, पैरा, और अपना माइनर कौन होता है, ऑर्थो। जो बाजू बाजू वाला होगा वो माइनर और जो सामने सामने वाला होता है वो मेजर। अपन बोलतो ना की जाऊ दे, नंतर सांगते। समजला का? हाँ, माइनर मेजर बताते हो बाद में तेरे को तारीख। तो यहाँ पे ये मेजर क्यों, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो दूर दूर है, तो यहाँ पे रिपल्शन का चांस नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये बाजू बाजू में है ना, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप दोनों भी बाजू बाजू में, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, हिंड्रेंस होगा, मतलब गर्दी क्राउडेड बहुत ज्यादा होगा। तो इसके वजह से ये माइनर और ये मेजर। तो याद रखो फिर से, टॉल्विन या फिर कुछ भी होने दो, यहाँ पे रिएक्टेंट बेंजीन वाला और दूसरा रिएक्टेंट, दानिश कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2। एक होगा ऑर्थो, दूसरा पैरा, और दोनों में से मेजर कौन रहेगा, पैरा, आणि ऑर्थो असणार माइनर। आता ह्याचं नाव बताओ, इसका नेम IUPAC या फिर कॉमन, 2-ब्रोमोटॉल्विन, रॉन्ग, 2-ब्रोमोटॉल्विन। अगर मुझे इस वाले स्ट्रक्चर को टॉल्विन बोलना है तो मिथाइल को 1 देना पड़ेगा, ये 1 और ये 2, तो 2-ब्रोमोटॉल्विन। इसका होगा 4-ब्रोमोटॉल्विन। पहिलं जर कॉमन नेम लिहायचंय, कॉमन में ऑर्थो मेटा पैरा यूज करने का। अब ये पोजीशन क्या, ऑर्थो, ऑर्थो मतलब O, ऑर्थो पे क्या लगा है, ब्रोमो, मग लिहायचं ऑर्थो ब्रोमोटॉल्विन, पैरा ब्रोमोटॉल्विन, दोनों भी सेम है, सिर्फ नंबर की जगह पे O लगाना है। आता नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट अपना इंटरमॉलिक्युलर फोर्स। इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मध्ये काय घ्यायचं आहे, RX। RX मतलब अपना अल्काइल हैलाइड, R मतलब कार्बन का चेन, स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। अब ये जो हैलोजन है, हैलोजन मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तारीख बताओ, ये जो हैलोजन है इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे। तो X के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब ये जो मैंने डेल्टा बनाया इसका मीनिंग होता है पार्शियल।
ये बॉन्ड टूटा नहीं आता, समझा मी एक्स और ये आर, मैंने इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए और मैं चली गई, मतलब हम लोग का बॉन्ड टूट गया, तो मेरे ऊपर आएगा पूरा नेगेटिव और उसके ऊपर आएगा पूरा पॉजिटिव। पर अगर ये खींचने का प्रोसेस चालू है, मतलब मेरे ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर बॉन्ड टूटा तो ही पूरा चार्ज आएगा, अगर प्रोसेस चालू है तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉझिटिव्ह। अभी इन दोनों को क्या है, चार्जेस आता आमच्या दोघांवरती काय आले, चार्जेस पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, मतलब हम लोग के ऊपर दो पोल्स जनरेट हुए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है दो पोल्स के बीच में, इसको बोलना है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, दो पोल्स के बीच में जो बॉन्ड बना उसको बोलना है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो पूरा कंपाउंड है इसको बोलना है मॉडरेटली पोलार कंपाउंड। मॉडरेटली क्यों बोला है, क्योंकि पार्शियल चार्जेस है इसके वजह से, पूरी तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बने, पार्शियल है इसके वजह से मॉडरेटली लिखा है मैंने। परत एकदा तारीख, मैं ये आर मैं एक्स, मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन खींचूंगी, प्रोसेस चालू है, तो मेरे ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो दो पोल्स बने, तो दो पोल्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो क्या है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर हम लोग मिला के हम लोग कंपाउंड को नाम क्या देंगे, मॉडरेटली पोलार कंपाउंड। मॉडरेटली यूज किया क्योंकि पार्शियल है दोनों के ऊपर, इसके वजह से। जब पूर्ण पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह असते तर पोलार झाले असते। ये था नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स। अभी सेकंड है साइज। साइज इसमें किसका देखना है, अरे आंसर देखो, इसमें साइज किसका देखना है, हैलोजन। हैलोजन डेरिवेटिव चालू है, मतलब साइज किसका देखोगे, हैलोजन। हैलोजन म्हणजे काय, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर ये याद नहीं है तो करो, इसका भी शॉर्टकट बता था, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, यहाँ पे एसिटिलीन करके आएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब तुम लोग ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, याद रखो, जब तुम लोग ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज, असं, ठीक है। आता मला सांगा, इसमें अगर मुझे साइज का ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा, I, म्हणजे मी RI लिखते, फिर BR कम होता जाएगा, फिर आएगा Cl और सबसे लिस्ट होगा अपना फ्लोरीन। अभी मुझे बॉन्ड लेंथ लिखना है, बॉन्ड लेंथ, अगर साइज ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा रहेगा, अगर साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ भी कम रहेगा। तो मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, आयोडीन। अरे ह्याची साइज जास्त मग ह्याची लेंथ पण जास्त असणार, मग कोण, I। फिर आएगा अपना कम होगा ब्रोमीन, लास्ट में आएगा क्लोरीन आणि हे फ्लोरीन, ठीक है। अभी दूसरा मुझे देखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ। आता मला एक सांगा, ईट माहिती आहे तुम्हाला, ब्रिक, ईट, अच्छा वीट, वीट, और दूसरा मैंने छोटा सा ऐसे लिया, मतलब ऐसे बड़ा वाला वीट लिया और ऐसे छोटा वाला ऐसे, हाँ, तर मग समजा मी मोठा वाला जर फेकला तर तो तुटेल की नाही, ईट बरोबर होतं मग। अरे जर मोठा वाला जर दगड घेतला ना मी आणि जो फेकला तर तो तुटेल की नाही, तुटेल। आणि मी जर एकदम छोटा वाला असं जर घेतला मी दगड फेकला तो तुटेल का,
इसका मतलब क्या, अगर साइज ज्यादा है तो जल्दी टूटेगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका कम रहेगा। अगर साइज छोटा है तो टूटणार नाही, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। मग मला सांगा इथे, हाँ रुक ना जरा, रुक रुक रुक, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सबसे वीकेस्ट, ऐका ऐका, समीद एवढी मोठी साईज वाला दगड घेतला आणि मी फेकला तर तो तुटून जाईल, म्हणजे स्ट्रेंथ कमी आहे। तर मग इथे सांग कोणचा बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी असणार? आयोडीन। हा फक्त एक एग्जांपल होता। तो आयोडीन सबसे वीकेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे लिखती हूँ RI, ऐसे वाला साइन। फिर इसके बाद इंक्रीज होगा BR, मग अंदर मिळणार क्लोरीन, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में रहेगा? फ्लोरीन। समझलं हे? अभी इसका रीजन सुनो। R म्हणजे काय? कार्बन, और I मतलब हॅलोजन। समजा कार्बनची साइज एवढी आहे, हा कार्बन, और आयोडीन का साइज इतना बड़ा है, तो इनमें ओवरलैपिंग होगा क्या? कसं होणार? अरे साइज एवढीशी कार्बनची और आयोडीन का साइज इतना बड़ा, तो ओवरलैपिंग होगा क्या? नहीं, प्रॉपर एकदम अच्छा वाला नहीं होगा। अगर दोनों सेम साइज का है तो प्रॉपर ऐसे बॉन्ड ओवरलैपिंग होगा, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इसके वजह से बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड लगे सुटून जाईल। अगर साइज सेम है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक आहे, त्यामुळे बॉन्ड वीक होऊन जातो। आता नेक्स्ट आहे बॉइलिंग पॉइंट। आणि अजून एक, अगर मुझे साइज का रिलेशन लिखना है तो मैं लिखूंगी साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ, आणि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ह्याच्या आधी मीनिंग समजून घ्या। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर साइज किसी का ज्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा रहेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर साइज ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाला जो इक्वेशन है वो 4 लेसन्स में सेम ही है, तो याद रखो ये साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये वाला 4 लेसन्स में आएगा, तो याद रखो ये। आता नेक्स्ट आहे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का भी रिलेशन याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग। मॉलिक्यूलर मास तुम लोग काउंट करते मत बैठो, यहां पे देखना है नंबर ऑफ कार्बन। बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन ब्रांचिंग। इसका मतलब जिसका ज्यादा मास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जिसका मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। आता एक एग्जांपल देते हैं। चलो इसमें बताओ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में रहेगा? सी। बघा, नेहमी पहिल्यांदा मॉलिक्युलर मास बघायचा। मॉलिक्युलर मास मतलब कार्बन। क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस भी कंपाउंड का कार्बन ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मग कुठे कार्बन जास्त आहेत? सी मध्ये। सी मध्ये कार्बन किती है? 3। बी में कार्बन कितना है? 2, और यहाँ पे 1। तो सी में सबसे ज्यादा कार्बन, तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। समझलं? तर दूसरा वाला एक घ्या।
चला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहले क्या देखोगे, कार्बन। जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अभी कार्बन काउंट करो, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 4, सब में कार्बन सेम है, तो कार्बन के बेसिस पे तुम लोग नहीं बता सकते बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या देखोगे इस टाइम, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका ब्रांचिंग कम रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि किसमें ब्रांचिंग कम है या फिर है ही नहीं। ब्रांचिंग मतलब ये वाला ब्रांचिंग, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं। यहाँ पे है क्या ब्रांचिंग, नहीं। इसमें सबसे लीस्ट है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, ऐसे। फिर आएगा यहाँ पे ये ऐसे, इसमें तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग बोला है, तो सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आता अजून एक क्वेश्चन। इसमें बताओ किस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, आई। बघा इसमें डिफरेंस क्या है, आई का, ICl, Br, F, कार्बन तो सेम है ना। अभी इसमें क्या देखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, साइज। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया तो साइज। साइज मतलब क्या देखोगे, जिसका साइज ज्यादा उसका मास भी ज्यादा है। ले लेना ना अपन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग। जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा। अगर उसका मास ज्यादा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा मास होता है आयोडीन का। तो आयोडीन का पहले सबसे आएगा, सबसे पहले आएगा। फिर कौन आएगा, ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, और लास्ट में आएगा फ्लोरीन। ऑर्डर रशिया से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मास क्या बराबर तो लिखा, ये ABCD इसके हिसाब से मैंने लिखा था। पर देखना इसमें साइज किसका, आयोडीन का ज्यादा है, मास उसका ज्यादा रहेगा, म्हणजे पहिला कोण येणार A। फिर डिक्रीज होगा, नंतर कौन दिसता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पे, तारीख C में है, तो यहाँ पे आएगा C। फिर कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कुठे है, B। लास्ट में आएगा फ्लोरीन म्हणजे D। ठीक है। साइज का रिलेशन क्या था, साइज का, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आणि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। दूसरा आएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांचिंग। मॉलिक्यूलर मास में क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन, हर एक का काउंट नहीं करना है कितना होगा। आता नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी म्हणजे काय, कोई भी कंपाउंड है ना उसको पानी में डिसॉल्व करना है। अगर डिसॉल्व हुआ तो सोल्युबल, अगर नहीं हुआ इनसोल्युबल। मतलब मला सांगा, शुगर प्लस वॉटर सोल्युबल, सॅन्ड प्लस वॉटर इनसोल्युबल, कळलं। आता इथे सोल्युबल, सोल्यूबल देखो, सोल्यूबिलिटी अगर चेक करना है तो दोनों के बीच में जो मैं सब्सटेंस लूंगी और जो मैं पानी लूंगी, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए। और वो बॉन्डिंग कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में होता है, OH। बघा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ OH में होगा, NH और FH। अभी ये तीनों में ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो तीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। ये तीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, और ये जो H होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आता मी एक एग्जांपल देते, मला सांगा तिथे होईल की नाही।
ऐका, अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो जो भी एक सब्सटेंस और जो पानी होगा इसमें दोनों में OH या फिर NH या फिर FH होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. मग आता अल्कोहोल घेतलं मी, पाण्यामध्ये मी ऍड केलं, हा, मग बघायचं की डिझॉल्व होत आहे की नाही, सोल्युबल होगा की नहीं. हाँ हाँ बघूया इथे. चलो देखो, अभी हम लोग को देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो ही वो सोल्युबल हो जाएगा. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाही झाला तर डिझॉल्व नहीं होणार. अल्कोहोल में क्या दिख रहा है, OH, आणि H2O मध्ये पण काय OH, दोनों में भी OH OH है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग असणार. बघा, ROH में हम लोग को सिर्फ लेना देना है वो OH के साथ. OH में ऑक्सीजन को मिलने वाला है माइनस आणि हाइड्रोजनला भेटणार प्लस. झालं. आता अपोजिटला कोण है, H2O. H2O को भी सेम करना है. ऑक्सीजन के ऊपर आता है माइनस आणि हाइड्रोजन वरती येणार प्लस. आता मला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करायचं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये काय करणार नील, एका मॉलिक्यूलचा ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, एका मॉलिक्यूलचा ऑक्सीजन आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूलचा हाइड्रोजन. बघा, अल्कोहल, इसका मैं लेती हूँ ऑक्सीजन. अगर ये O माइनस है तो मैं बॉन्ड किसके साथ बनाऊंगी, H प्लस. तो अल्कोहल का O और H2O का H, तो इनमें होगा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये इस वाले H के साथ भी कर सकता है. तर अजून एक घ्या, अल्कोहलचा H प्लस आणि H2O का O माइनस, ह्याची झाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये वाला O आणि H, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. O और H, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ मतलब ये अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होगा, सोल्युबल होगा. आता इथे बघा, इथे तसं होतंय का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते का, नाही. इथे OH आहे बट इथे आएगा OH नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ इसका मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. तो अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर. क्यों? ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता. क्योंकि इसके पास तो OH है ही नहीं, इसके पास है बट इसके पास नहीं है. इनके पास कैसे, दोनों के पास OH OH था, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ. बट इसमें सिर्फ एक ही के पास है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. फिर भी हाँ, अगर F को डालेगा तो होगा. नहीं नहीं, F, हाँ ऐसे FH के साथ हो जाएगा. चला, सेम मी असं घेतलं, R की जगह पे X को लिया, सॉरी R की जगह पे ये बेंजीन को लिया, सेम इसको H2O में डाला, मग काय होणार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होईल का इथे, नहीं होणार. क्योंकि यहाँ पे OH नहीं, यहाँ पे भी OH नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम. अराइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर. क्यों? ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे लिखा है मैंने. अब ये अराइल हैलाइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, मतलब किसमें डिसॉल्व होंगे, ये अगर अराइल हैलाइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं हुए इसका मतलब वो डिसॉल्व होंगे अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, मतलब ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म. अगर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते तो किसमें डिसॉल्व होंगे दानिश, ईथर, क्लोरोफॉर्म और ये अपना एसीटोन. ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स.
चला हे लिहून घ्या. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये न्यू टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिर्फ लर्न करना है. ठीक है. फर्स्ट क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन में भी हुआ था. स्टीरियो आइसोमर्स में क्या था? सेम लिंकेज बट डिफरेंट अरेंजमेंट. मतलब जो एटम्स लिंक्ड रहेंगे वो सेम रहेंगे. एग्जांपल देते तुम्हाला मी. अभी इन दोनों में डिफरेंस बताओ क्या आएगा डिफरेंस. एग्जाम्पल में डिफरेंस. एटम्स बघा, सब में एटम्स क्या लगे? सेम सेम. बघा CH3 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 CH3. अरे हाँ मिरर है, बट कार्बन देखना है हम लोग को फिलहाल. इस कार्बन पे क्या लगा है? HOH. इस वाले कार्बन पे लगा है HOH. अरेंजमेंट अलग है बट एटम सेम है. नेक्स्ट कार्बन HOH, इधर भी HOH. एटम सेम अटैच्ड है बट अरेंजमेंट अलग है. अगर ऐसे हुआ तो ये बने स्टीरियो आइसोमर्स. अगर सपोज मैंने H की जगह पे यहाँ पे लगाया CH3, तो अभी यहाँ पे लिंकेज सेम है क्या इनका? नहीं है, कारण इस कार्बन पे HOH और यहाँ पे लगा है OH CH3, तो लिंकेज सेम नहीं है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं रहेंगे. स्टीरियो आइसोमर्स के लिए सेम एटम्स होना चाहिए दोनों में, बट उनका अरेंजमेंट अलग होगा. ये सेम हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में किया था. आता नेक्स्ट है कायरल कार्बन एटम. कायरल कार्बन एटम का मीनिंग है कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे. 4 डिफरेंट ग्रुप्स. सपोज ABCD. अगर सपोज यहाँ पे कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगा है तो ये कार्बन हो जाएगा कायरल. और कायरल को हम लोग डिनोट करते हैं एस्ट्रिक मार्क से. एस्ट्रिक मार्क से डिनोट करोगे. अगर सपोज मैंने ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा AA, मतलब 2 सेम सेम एटम्स और बाकी के BCD अलग, तो ये कायरल होगा क्या? कायरल के लिए चारों भी अलग होना चाहिए. अगर 2 भी सेम आया मतलब वो कायरल नहीं, उसको बोलना है फिर ए कायरल. अगर 4 अलग अलग ग्रुप्स नहीं लगाए तो वो बनेगा ए कायरल. समझा? आता एक एग्जांपल देती मैं. चलो ये बताओ कार्बन कायरल आहे का? ये कार्बन कायरल है क्या? इस कार्बन पे 3 H लगाए, तीनों भी सेम, मग हा कायरल असेल का? नाही. आता हा कार्बन, इस कार्बन पे लगा एक Br, एक H, एक OH आणि एक CH3. ये चारों भी अलग अलग, मतलब ये कार्बन कायरल. और कायरल को डिनोट करोगे एस्ट्रिक मार्क से. समजलं? अजून एक एग्जांपल. आता यात कार्बन शोधायचा आहे कायरल. पहिले इथून सुरुवात. हा कायरल आहे का? तीनों भी H है, मतलब ये कायरल नहीं. ये वाला कायरल है क्या? 2 H लगा है. अगर 2 सेम मिला उधर ही वो गया फिर. आता हा कार्बन, इस कार्बन पे लगा एक H, एक लगा है Cl, एक है CH3 आणि चौथा है हा इथाइल. तो ये चारों भी अलग अलग है, मतलब ये कार्बन कायरल. अभी ये वाला, ये है क्या कायरल? नहीं. तो टोटल कायरल कार्बन कितना हुआ इसमें? 1. समजलं हे कायरलचं? कायरल नहीं समझा? नेक्स्ट देखो कायरल कार्बन एटम का डेफिनेशन देखो. कायरल कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल
which carries 4 different groups or atoms is called chiral carbon atom. अगर कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा है तो वो हुआ कायरल कार्बन. आता थर्ड डेफिनेशन, कायरल मॉलिक्यूल. इसमें बताओ कायरल कार्बन है क्या? आहे ना? कोणता? हा सी वाला. अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन मिला, सुनो, अगर पूरे मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन मिला तो वो पूरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा? कायरल मॉलिक्यूल. मला फक्त ॲटम हवाय, तर हा झाला कायरल कार्बन ॲटम. मुझे एक मॉलिक्यूल देखना है, तो मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होना ही चाहिए, तभी वो पूरा मॉलिक्यूल बनेगा कायरल मॉलिक्यूल. समजा तारीख नाही दानिश? आता जर मॉलिक्यूल कायरल आहे, एग्जाम्पल घ्या. ये मॉलिक्यूल कायरल है तो क्या करोगे? चेक करो. ये मॉलिक्यूल तुम लोग चेक करोगे इसका मिरर इमेज बना के. यहाँ पे ये मैंने मिरर डाला, अब इसका मिरर इमेज बनाओगे. ये सी, ये OH यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर Cl, नीचे H और बाजू में CH3 और ये एस्ट्रिक. तो ये बना मिरर इमेज. अगर मैंने मिरर इमेज उठाया और इसके ऊपर रखा तो ये सेम दिखेंगे क्या? अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को उठा के इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रखा तो सेम दिखेंगे क्या? नहीं. अगर सेम नहीं दिखे मतलब ये मॉलिक्यूल पक्का कायरल आहे. हे आपण चेकिंग साठी केलं. डायरेक्ट भी कर सकता था. समजा हा मॉलिक्यूल आहे एक, इसमें ये अगर मुझे देखना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं तो क्या देखोगे? कायरल कार्बन. समझा हा कार्बन कायरल है, अगर एक भी कायरल मिला मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल. फिर भी तुम लोग को चेक करना है, कंफर्म करना है, तो क्या करोगे? इसका मिरर इमेज बनाओ. ये बना मिरर इमेज. अगर मिरर इमेज को उठा के मैंने इनके ऊपर ओवरलैप किया तो दोनों सेम नहीं दिखेंगे, मतलब कायरल. लिहिले बघा, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स one chiral carbon atom, it acquires a unique property. Such molecule cannot superimpose. Cannot superimpose मतलब क्या? इनको उठा के मैंने यहाँ पे रखा तो दोनों सेम दिखेंगे क्या? मतलब नॉन सुपर, लास्ट टाइम झाले ना नॉन सुपर इम्पोजेबल. मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था. ये मेरा राइट हैंड, इसका अगर मैंने मिरर इमेज बनाया तो ये मिलेगा मुझे. अगर मिरर इमेज को उठा के ओरिजिनल वाले के ऊपर रखा तो दोनों सेम नहीं दिखेंगे. अगर दोनों सेम नहीं दिखे इसका मतलब वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर दोनों सेम नहीं दिखे इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल. तो यही बोला है, सच अ मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज, मतलब सच अ मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. Perfectly on its mirror image is called chiral molecule. ये था chiral molecule. आता तीसरा है chirality. मैंने यहाँ पे जो molecule लिया था उसको मैं अभी हाथ से ये करूंगी रिप्रेजेंट, मतलब कंपेयर करूंगी. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, दोन मॉलिक्यूल लिहिलेले आठवतात का? बघा हे दोन मॉलिक्यूल. ये जो मॉलिक्यूल है सपोज मेरा ये राइट हैंड, इसका मैंने मिरर इमेज बनाया तो मुझे मिला लेफ्ट हैंड, मतलब ये ऐसे. तो मैं इस वाले मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रही हूं मेरे राइट हैंड से, और इसका जो मिरर इमेज बना है इस वाले मॉलिक्यूल को मैं कंपेयर करूंगी अपने लेफ्ट हैंड से. जैसे इसको उठाया और इसके ऊपर रखा तो दोनों सेम नहीं दिखेंगे. सेम वैसे ही मेरा हाथ,
अगर मैंने इस लेफ्ट हैंड को उठा के राइट हैंड पे रखा तो ये दोनों भी सेम नहीं दिखेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये मॉलिक्यूल और अपने हाथ का, ये रिलेशन को बोलना है हैंडेडनेस और कायरलिटी। हैंडेडनेस और कायरलिटी परत एकदा ऐका। ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैंने कंपेयर किया मेरे राइट हैंड से। यहाँ पे कैसे मिरर रखा वैसे ही मैंने अगर यहाँ पे मिरर रखा तो मुझे ये रिफ्लेक्ट मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब ये हाथ मेरा ये मॉलिक्यूल हुआ। जैसे ये मॉलिक्यूल को मैं इसके ऊपर उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो दोनों सेम नहीं दिखेंगे, वैसे ही मैंने अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखा तो ये दोनों भी सेम नहीं दिखेंगे। ये कायरल है वैसे ये भी कायरल हुआ। तो मैंने इन मॉलिक्यूल को मेरे हाथ से कंपेयर किया। हाथ भी कौन सा, लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो इस वाले पूरे फिनोमिना को बोलना है हैंडेडनेस, इसलिए उस टर्म का नाम है हैंड। हैंडेडनेस और कायरलिटी। बघा डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल मतलब ये एंड इट्स मिरर इमेज is similar to the relationship between left and right hand. It is called handedness or chirality. परत एकदा, relationship between chiral molecule and its mirror image is similar to right and left hand. It is called handedness or chirality. परत एकदा, relationship between chiral molecule and its mirror image is similar to the relationship between right hand and left hand. It is called handedness or chirality. hand है वो hand, समझा। दोनों को अपने हाथ से कंपेयर किया, इसका रिलेशन अपने हाथ से बताया, इसलिए उसका नाम ऐसे। प्रियंका समझना। आता नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मध्ये काय करणार, इसमें देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें ढूंढना है कायरल कार्बन। आहे का कायरल कार्बन? आहे। मतलब ये अब इस कायरल कार्बन के आजू बाजू में जो एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है, इस अरेंजमेंट को बोलना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर से इस कार्बन के, कायरल कार्बन के आजू बाजू में जो एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है उस अरेंजमेंट को बोलना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे लिखा है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स around the chiral carbon atom is called optical isomerism. Different special arrangement of atoms or groups around chiral carbon atom is called optical isomerism. फक्त जी अरेंजमेंट केली आहे त्याला बोलायचं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आहे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या आएगा, आता समजा मैं एक टॉर्च घेतली, मैंने टॉर्च ऑन किया तो लाइट जो है वो पूरा स्प्रेड होगा, माहिती ना, स्प्रेड होता, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होगा. तो अगर मुझे क्रॉस सेक्शन उसका बनाना है तो क्रॉस सेक्शन ये ऐसे रहेगा. हर एक डायरेक्शन में जाएगा. बट अगर मैंने वो टॉर्च का लाइट, निकोल प्रिज्म, एक प्रिज्म का नाम है निकोल्स प्रिज्म, कैल्शियम कैल्साइट से बनता है, तो वो अगर मैंने टॉर्च का लाइट निकोल प्रिज्म से पास किया तो जो पहले लाइट पूरा स्प्रेड हो रहा था ना वो भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा. तो अगर मुझे एक ही डायरेक्शन का मुझे क्रॉस सेक्शन बनाना है तो वो मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसे.
अगर मैंने ये वाला लाइट निकोल प्रिज्म से अगर मैंने ये लाइट पास किया तो ये लाइट मुझे आफ्टर पासिंग निकोल प्रिज्म ये ऐसे मिलेगी। पहले लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे ये पास हुई वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक तो ऐसे नहीं तो ऐसे, असं किंवा असं। तो इस वाले लाइट को बोलना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही प्लेन में जा रही है, इसलिए बोला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपकी ऑर्डिनरी लाइट जब पास करोगे, पास करने के बाद ये ऐसे दिखेगी एक ही प्लेन में, तो इस एक ही प्लेन वाले को बोलना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब PPL। हाँ, तो और ये निकोल प्रिज्म किससे बनता है? कैल्शियम कैल्साइट, कैल्शियम कैल्साइट। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। आता ही PPL समझा। अब ये PPL क्या करेगी? रोटेट करेगी। PPL रोटेट करेगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी। तो ये एक्टिविटी है रोटेशन, जो एक्टिविटी दिखा रही है ये PPL, उस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर ये PPL रोटेट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, ये क्या कर रहा है? एक्टिविटी दिखा रहा है ना। आपण जेव्हा काहीतरी करतो एक्टिविटी, वैसे ये भी कुछ तो कर रही है एक्टिविटी, तो इस वाले को बोलना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। हवं तर डेफिनेशन बघा। The property of a substance by which it rotates plane of polarization of incident plane polarized light is known as optical activity। ह्याचा अर्थ आहे की ही PPL जी रोटेट करते लेफ्ट राइट, इसको बोलना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। हे मध्ये फक्त टर्म्स ऍड केलेत मध्ये मध्ये, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रोटेशन। आता समजा अभी ये PPL यहाँ पे, अगर सपोज PPL ऐसे रोटेट हुआ, रोटेट झालं तर एक एंगल घेऊन रोटेट करणार ना, मध्ये एक एंगल लेके वो रोटेट करेगा बीच में। तो अगर PPL ने ऐसे एंगल रोटेट करके, एंगल लेके ऐसे रोटेट किया तो उसको बोलना है ऑप्टिकल रोटेशन। ही PPL मध्ये आहे। अब ये PPL जब रोटेट करेगी तो एक बीच में एंगल लेगी, तो अगर PPL ने एक एंगल लेके रोटेट किया तो उस फिनोमिना को बोलना है ऑप्टिकल रोटेशन। द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। जेव्हा रोटेट करणार तेव्हा अँगल घेऊन रोटेट करते, त्याला बोलतात ऑप्टिकल रोटेशन। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रो। आता समजा ये PPL, अगर PPL राइट साइड में रोटेट हुआ, राइट में, तो उस टर्म को बोलना है डेक्स्ट्रो। आता PPL मध्ये है, अभी ये PPL बीच में, अगर PPL राइट साइड में रोटेट हुआ, राइट म्हणजे इथे ऐसे, तो क्या बोलना है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो वाले टर्म को तुम लोग डिनोट करोगे स्मॉल d से, या फिर स्मॉल ने अपना प्लस। होगा अभी ये PPL अभी बीच में, अगर PPL ने टुवर्ड्स लेफ्ट में रोटेट किया मग काय होणार? लेवो। अगर PPL ने टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट किया तो वो लेवो बनेगा, और लेवो रोटेटरी को सिंबल क्या दोगे? स्मॉल l या फिर माइनस। बघा कि PPL अगर इसने ऐसे किया है लेफ्ट राइट, तो इस फिनोमिना को क्या बोलना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर इसने एक एंगल लेके रोटेट किया तो ऑप्टिकल रोटेशन। अगर राइट साइड रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट साइड रोटेट हुआ तो लेवो। आता नेक्स्ट है इनैंशोमर्स। ये भी कोऑर्डिनेशन में किया था। इनैंशोमर मतलब क्या? ये हाथ
ये इसका मिरर इमेज, ये हाथ इसका मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखा तो ये सेम नहीं दिखेंगे, मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इस फिनोमिना को बोलना है इनैंशियोमर्स। अपने हाथ याद रखो, अपने हाथ क्या है, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अभी ये डेफिनेशन ना कोऑर्डिनेशन में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, तो दोनों में से किसी का भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों भी सेम डेफिनेशन है। हाँ, अभी इसमें ना इनैंशियोमर्स को ये भी बोलते हैं इनैंशियोमॉर्फ्स एंटी, हाँ, इनैंशियोमॉर्फ्स एंटीपोड्स। इनैंशियोमर्स को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमॉर्फ्स या एंटीपोड्स। लक्ष्य क्या, इनैंशियोमॉर्फ्स पूछा तो इनैंशियोमर का डेफिनेशन, एंटीपोड्स पूछा तो एंटीपोड्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन बघा, द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमॉर्फ्स और एंटीपोड्स। नहीं, एक ही लिखना है। अगर पूछा तो एग्जाम्पल 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन म्हणजे कार्बन किती 4, 2 क्लोरो बोला है तो सेकंड पे क्लोरो और कुछ नहीं बोला है, मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे आएगा CH3, CH2, H, CH3। इथे कायरल आहे का, कायरल कौन सा, सी वाला। अगर मॉलिक्यूल में एक भी कायरल मिला तो वो मॉलिक्यूल हुआ कायरल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज निकालेंगे, मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो वो सेम नहीं दिखेंगे। अगर सेम नहीं दिखे मतलब वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और उसका मीनिंग क्या होता है, इनैंशियोमर्स। सब रिलेटेड है। रेसमिक, ये लास्ट है रेसमिक वाला। रेसमिक मतलब 50-50। अभी सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखा, उसमें जो प्रोडक्ट बना है वो हम लोग को दिख रहा है एक, वो 50%, बट अगर बाकी का 50% हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं, मैं रिएक्शन के लिए A+B गिव C। अभी ये जो C मिला है वो कितना मिला है, 50%, मतलब बाकी का 50 क्या रहेगा, इसका मिरर इमेज। खास है ना मिरर इमेज ऐसा, तो ये रहेगा 50। तो ये बना रेसमिक। रेसमिक, रेसमिक म्हणजे इक्विमोलर मिक्सचर, एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसमिक। म्हणजे 50-50, एक 50 तो दूसरा जो मिरर इमेज असणार तो 50। अभी मैं 50 तो मेरा मिरर इमेज जो रहेगा वो 50, म्हणजे आम्ही कोण झाले, रेसमिक। हाँ, इक्विमोलर म्हणजे सेम रेशियो। और ये अगर एक माझा मिरर इमेज काढला ना, मतलब मैं डेक्स्ट्रो, तो मेरा मिरर इमेज कौन होगा, लेवो। अगर मैं प्लस तो मेरा मिरर इमेज माइनस। तो इसमें दोनों भी बनते, तो यहाँ पे लिखोगे DL, दोनों बनले ना। हाँ, मी 50, मेरा मिरर इमेज 50, मतलब मैं D और मेरा मिरर इमेज L, म्हणजे हा D तर हा L, ये प्लस माइनस। तो इसको डिनोट कैसे करोगे, रेसमिकला DL या फिर प्लस माइनस, हे असं लिहायचं, प्लस माइनस। ठीक आहे, आता लिहायला घ्या। नील,